गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में सेकंड चैप्टर के बारे में मैं आपको कंप्लीट करवा दिया। आपको डेली पर डे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया। सेकंड चैप्टर के बाद मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश किया। वैलेंसी क्या होती है, फार्मूला का फॉर्मेशन यानी फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, निर्माण कैसे किया जाएगा। कोई भी तत्व है और उस तत्व में कहना चाहिए कि उसके ऊपर कितने आयन होते हैं, मैंने इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दिया। मतलब कहना चाहिए कि यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, Cl है तो Cl कितने नेगेटिव वाला होगा, है ना। इसी तरह से नाइट्रोजन है तो कितने नेगेटिव चार्ज इसमें होते हैं। तो मैं इसके बेसिक थोड़ा मैं आपको दे दिया हूं बच्चों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में आज मैं आपको थर्ड चैप्टर के बारे में बात करूंगा। नया चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है और इसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आज हम अध्ययन करेंगे, विद्युत रसायन के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। तो थोड़ा आप रेडी हो जाइए और चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो विद्युत रसायन है क्या, किसे कहते हैं विद्युत रसायन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन देखिए क्या लिखी है, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान या विद्युत रसायन, जो आपको अपने भाषा में उपयोग करना है। तो विद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें विद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें विद्युत तथा रासायनिक पदार्थों से जुड़ी विद्युत तथा रासायनिक पदार्थों से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत का उपयोग करना है, इलेक्ट्रिक का उपयोग करना है, यानी उससे जुड़ी और सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है, उसे विद्युत रसायन कहा जाता है। समझ में आ गया। रसायन विद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें विद्युत तथा रासायनिक पदार्थों से जुड़ी सभी बातों का यानी उसके अंदर जितना आएगा उसका अध्ययन करते हैं तो विद्युत रसायन कहा जाता है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। आप दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल भी जानते होंगे, वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बच्चों, ये भी देख लीजिए। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा में जंग लगना भी एक प्रकार कौन सी अभिक्रिया होगी बताइए, रासायनिक अभिक्रिया होगी। लोहे में जंग लगना, तांबे के पात्रों पर हरा पदार्थ जमना, कपड़ों के रंग उड़ जाना, LPG का जलना, ये सब क्या होती हैं, बहुत सारी समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका विद्युत रसायन। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होती है, रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो हम पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और कभी कभी क्या होता है पेपर में डाउट करने के लिए क्या पूछा जाता है, उपचयन। क्या, उपचयन। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीकरण है उसी का दूसरा नाम होता है बच्चों उपचयन। ठीक है। ऑक्सीडेशन लिखा रहेगा और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों, उपचयन। इसी प्रकार से रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन रिएक्शन को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है और अपचयन का दूसरा नाम होगा अवकरण। क्या होगा बच्चों, अवकरण। तो हम चलिए पहली डिफिनेशन बात करते हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं बताइए, कोई बताइए, कोई भी कमेंट कीजिए, ऑक्सीडेशन है क्या। बहुत सारी डिफिनेशन होती है, छोटी सी डिफिनेशन आप बता दीजिए, क्योंकि जो सेंटेंस लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से ही पता चलता है कि ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कैसी होगी। चलिए स्टार्ट करें। किसी पदार्थ, डिफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना। देखिए डिफिनेशन लिखी हुई है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। आपको मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, सिर्फ आपको देखिए, आपको तो पता है ना कि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है,
यहीं पे मैं आपकी डिफिनेशन याद करवा दूंगा। ठीक, आपको पता है कि ऑक्सीजन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो परिभाषा क्या कह रही है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युती, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन है तो निश्चित रूप से ऋण विद्युती होगा, और हाइड्रोजन होगा तो धन विद्युती। तो क्या कहा इन्होंने, ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व को ग्रहण करना, यानी ऑक्सीजन होगा तो ऋण विद्युती तत्व को ग्रहण करेगा, और यदि हाइड्रोजन होगा तो धन विद्युती तत्व को त्याग करेगा। ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व को ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व को त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। मतलब कहना चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के अनुसार देखा जाएगा तो कोई पदार्थ या अणु या एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, त्यागेगा, तो हम क्या कहेंगे, उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। और एक बात और होती है, ऑक्सीजन के साथ संयोग, यदि ऑक्सीजन का संयोग होगा तो वह भी ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, तो एग्जाम्पल पहला ही नंबर होता है C+O2। क्या होगा एग्जाम्पल, C मतलब कार्बन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्रिया कर लिए तो क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यानी क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे नहीं, ये देखिए लिखा हुआ है किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ना हो तो ऋण विद्युती हो, क्या करना, ग्रहण करना, तो ग्रहण कर रहा है कि नहीं, C+O2 = CO2, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बच्चों यह देखना है आपको, कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है, 4HI+O2, HI+O2, तो क्या करिए आप, HI को 4 कर दीजिए आप, 4HI। HI का मतलब क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है इसका नाम, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्या किया इन्होंने, जब क्रिया करेगा, देखिए मुझे ऑक्सीकरण बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप तो समझ में आ गया होगा, जो कि अपने से निकालिए आपको, क्योंकि ऑक्सीजन को हमको योग करना है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, I बाहर चला जाएगा और H2O बन जाएगा, पता है ना, I बाहर चला जाएगा और H2O बन जाएगा। देखिए बच्चों क्या होगा, I2 + H2O संतुलित कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और I कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन गया, I2 + H2O। ये H2O क्या है, आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और I क्या हुआ, आयोडीन हो गया। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका कितने एग्जाम्पल हो गए, फर्स्ट हो गए, सेकंड, हम थर्ड एग्जाम्पल बात करते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, ले लीजिए Ki+Cl2। अच्छा बच्चों ये देखिए, यहाँ पे HI+O2 हुआ तो क्या हुआ, किसके माध्यम से हुआ है, तो यह भी आप लिख सकते हैं, HI से हाइड्रोजन का त्याग। देख रहे हैं, हाइड्रोजन अथवा धन विद्युती तत्व को त्याग करना, यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि HI से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। देख लिए, HI से हाइड्रोजन त्याग हुआ तो क्या हुआ, HI बचा और H2 उधर चला गया। मतलब यहाँ पे ये भी परिभाषा आपकी डिफिनेशन प्रूफ हो चुकी है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहा है उन्होंने, Ki+Cl2। Ki का मतलब बताइए, Ki+Cl2 मतलब क्या होगा बच्चों, बताइए, KCl नहीं, Ki का मतलब क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, DiED होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। अब इसको देखिए, ये क्या है, आपका क्लोरीन है, तो जब दोनों आपस में क्रिया होगा तो अब यहाँ पे आप कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के अनुसार बताइए। क्या बताएंगे आप, इलेक्ट्रॉन के अनुसार। तो आप ऐसा कर दीजिए कि Ki से धन विद्युत का त्याग करना, और धन विद्युती कौन होगा बच्चों, यहाँ धन विद्युती कौन होगा, Ki मतलब K होगा, और आपको यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, K आपका क्या होगा, Ki तो है, तो K आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो बनेगा क्या बच्चों, I2 प्लस KCl, I2 प्लस
I2 प्लस KCl। Cl कितने हैं बच्चों? 2 हैं। I कितने हैं? 2 हैं। तो क्या बन गया बच्चों? I2 प्लस KCl। KCl का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? धन विद्युतीय तत्व यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया। तो बना क्या है आपका? KCl बना लिया और I आपका अलग हो गया, तो I हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि I से धन विद्युतीय तत्व K का त्याग। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि I से धन विद्युतीय तत्व K का त्याग हो गया ना, यानी यहाँ से K का त्याग हो चुका है। ये रहा है आपका क्या? ऑक्सीडेशन। और एग्जाम्पल चाहिए आपको? एग्जाम्पल चाहिए? इतने एग्जाम्पल में काम हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये है आपका क्या? ऑक्सीडेशन। और चाहिए आपको तो एग्जाम्पल कहिए तो मैं और दे देता हूँ एग्जाम्पल। लिख लीजिएगा, लिखना हो तो। क्या है आपका? FeCl2 प्लस Cl2। FeCl2 प्लस Cl2। ये चलिए, इसको भी क्रिया कराइए, अपने से करिए, आप क्रिया कराइए। क्या होगा? ये एक काम करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व त्याग करना, हाइड्रोजन या धन विद्युत त्याग यानी ग्रहण करना। आप एक काम करिए, Cl इसको दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा? FeCl3। कितने हो गए टोटल? आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा, यानी FeCl3 बन गया। तो अब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे फेरस क्लोराइड में ऋण विद्युत तत्व को Cl का योग, यानी इसका नाम क्या होगा बच्चों? फेरस क्लोराइड होगा। अब फेरस क्लोराइड में क्या हो जाएगा? Cl का योग हो रहा है। तो आप लिखना हो तो लिख सकते हैं फेरस क्लोराइड। बच्चों ये भी ध्यान रखना, फेरस और फेरिक में क्या अंतर रहता है। तो अब आपको मैं बेसिक बताऊंगा बाद में। फेरस कब बोला जाता है और फेरिक कब बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको हम Cu और Cs की बात करूंगा, तब उसमें हम बता देंगे कि फेरस कब बताया जाता है और फेरिक कब बोला जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए ठीक है, मिटा दूं इसको। ये रहा है आपका ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों आप रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? अपचयन। अपचयन की बात करेंगे आप। रिडक्शन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, या अपचयन अभिक्रिया। तो डिफिनीशन लिख लीजिए आप। किसी पदार्थ द्वारा, अब देखिए डिफिनीशन वही है, सेम टू सेम, मैं थोड़ा सा अंतर कर दूंगा, देखिएगा। किसी पदार्थ द्वारा, अब अवकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करना, धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करना, अथवा किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या धन विद्युत तत्व, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व ग्रहण करना या वृद्धि करना, अथवा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा बच्चों? ऋण होगा। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपचयन। त्याग करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती
आगे डिफिनेशन समझिए, सेम टू सेम है। थोड़ा सा मैंने क्या किया, पहले ऑक्सीजन का उपयोग किया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन का उपयोग किया। क्यों हाइड्रोजन का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पढ़ रहे हैं। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्याग करने की प्रक्रिया अपचयन या अवकरण या रिडक्शन कहलाती है। बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, आप इसको नहीं बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा। आप इतना ही बोल दीजिए, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। मैं तो यहाँ पे दोनों पॉइंट बोला हूँ ताकि आपको कंपटीशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे कोई क्वेश्चन बनता है, पेपर में आता है कंपटीशन से, ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने के लिए। एक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया दे दिया जाएगा और रेडॉक्स अभिक्रिया में पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण कौन है और अपचयन कौन है, तो कि उसमें आपको अच्छे से बन जाए। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका अपचयन। अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों, कुछ सोच लिए होंगे आप एग्जाम्पल। निश्चित रूप से यहाँ पे हाइड्रोजन का योग होगा और हाइड्रोजन का योग होगा तो कैसे बताएंगे हम उसको, तो लिख लीजिए Cl2 + H2। एग्जाम्पल लिखिए Cl2 + H2, तो क्रिया कराइए। निश्चित रूप से HCl क्रिया करता है तो H और Cl क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। इसको बैलेंस कर दीजिए दोनों में, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, तो आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2HCl बन गया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। इससे यह पता चला क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हुआ है। ठीक, क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या हुआ, योग, रिडक्शन कहलाया। दूसरा एग्जांपल आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लिखिए CuO + H2, CuO + H2, तो क्या बनाएगा ये देखिए, निश्चित रूप से क्या बना देगा, पानी तो बनाएगा ही, तो बन जाएगा आपका Cu + H2O। क्या बन गया बच्चों, Cu + H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हुआ है CuO से ऑक्सीजन का त्याग, मतलब CuO से लिखना तो लिख भी दीजिए, CuO से ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन का त्याग। लिखने की आवश्यकता यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने जानकारी के लिए, अपनी सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये रहा, इसका नाम क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्या नाम है बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। और इसका नाम बताइए, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये Cu2O बताइए क्या है, कोई कमेंट कीजिए। ये तो आप क्यूप्रिक बता दें, तो उसका नाम क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। बच्चों इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हमेशा पूछा जाता है क्यूप्रस और क्यूप्रिक में। तो CuO ये क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अभी इसके लिए मैं थोड़ी सी लॉजिक आपको बताऊंगा, किस प्रकार से इसको आप समझेंगे और याद करेंगे, क्योंकि क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मैग्नस, मैग्निक, फेरस, फेरिक, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, कब क्यूप्रस को बोलेंगे और कब क्यूप्रिक का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, Cl2 + H2 क्रिया किया तो HCl का निर्माण हो गया, CuO + Cl2 का उपयोग किया तो क्या बना, Cu अलग हुआ और H2O बन गया, यानी CuO से ऑक्सीजन का त्याग हुआ। बच्चों और एग्जाम्पल चाहिए आपको तो लिख लीजिए, और एग्जाम्पल लिख लीजिए, FnCl2 + HgCl2, FnCl2 + HgCl2, तो क्रिया कराइए, FnCl2 + HgCl2, तो क्या बनेगा, Hg2Cl2 + SN4, Hg2Cl2 + SnCl4। संतुलित करिए इसको, Hg कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए। Cl कितने हैं यहाँ पे 2, 2 4, 4 2 जा 4, और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 4 फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे है 2, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। Sn कितने हैं 1 है, तो यहाँ भी Sn क्या है 1 है। ये आपकी रासायनिक क्रिया हो गई। ठीक है, अब यह इसका नाम क्या होगा, स्टेनस क्लोराइड।
इसका नाम क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसका नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। इसका नाम क्या है? स्टैनिक क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड ये हो गया, स्टैनिक क्लोराइड ये हो गया। देखिए बहुत सारे आ गए आपके सामने। तो मतलब कहना चाहिए यहाँ भी क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब कहना चाहिए HgCl2 से, यानी HgCl2 में धन विद्युतीय तत्व Hg का योग हो रहा है ना, HgCl2 में ही Hg का योग हो रहा है। आप देख लीजिए HgCl2 में क्या हो रहा है? Hg का योग हो रहा है। तो क्या बोले HgCl2 कहाँ है? ये है, और इसमें योग हो गया, इसका मतलब Hg2Cl2 बन गया और FnCl4 बन गया। तो ठीक है बच्चों, ये रहा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। समझ में आ गया ना? तो आप अपने माइंड में इतना याद रख लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। उस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है कि यदि ऑक्सीजन है, यदि यह ऑक्सीजन है तो निश्चित रूप से ऋणात्मक होता है, और यदि हाइड्रोजन है तो निश्चित रूप से धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऋण विद्युती, हाइड्रोजन की बात करूंगा धन विद्युती, हो गया। ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ग्रहण करना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युत को ग्रहण करना, हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन या धन विद्युत को ग्रहण करना। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया बच्चों। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रम के रूप में रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ी सी रेडॉक्स रिएक्शन पहले बात करते हैं। है क्या रेडॉक्स रिएक्शन? तो लिख लीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिडक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हिंदी में? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये है क्या? तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, इसी से बनाऊंगा रेडॉक्स अभिक्रिया। आपने मन में आप ऐसे ही क्वेश्चन मतलब उसको आंसर सॉल्व करिएगा कि मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होती हैं, यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, तो दोनों साथ हो रहा है ना। तो जब दोनों साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। ठीक, साथ साथ तो होती है, लेकिन क्या कहा उन्होंने? जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें एक पदार्थ का क्या होगा? ऑक्सीकरण एवं दूसरे पदार्थ का अपचयन होता। मतलब एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा क्या होता है? अपचयित होता है। तो इस proकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया ना? मैं आपको सामने एक ऐसा एग्जांपल रिप्रेजेंट करूंगा कि उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो रहा है? साथ साथ हो रहा है। और जब दोनों साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निश्चित रूप से कोई एक पदार्थ ऑक्सीकृत होगा तो दूसरा पदार्थ अपचयित होगा, और ऐसी ही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के मतलब CuO+H2,
एग्जाम्पल की बात करूंगा तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? CuO+H2। ये देखिए, क्रिया करिए, कराइए क्रिया। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। ये बच्चों Cu लिखा हुआ है, W नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा समझ में ध्यान दीजिएगा। CuO+H2, तो अब इसमें क्या होगा? CuO+H2 जो लिखा हुआ है, तो आप जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में उस तरह होगा कि निश्चित ये क्या करे, H2 क्रिया कर ले ऑक्सीजन के साथ तो बना दे पानी और Cu अलग हो जाए। हाँ, यही होगा, यानी Cu बनेगा, Cu+H2O बना। अब आपको इसमें यह बताना है कि बच्चों ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। तो निश्चित रूप से क्या हो रहा है? H2। देखिए, ऑक्सीजन की परिभाषा क्या होगी? कि ऑक्सीजन का योग होना, और अपचयन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होना। तो आपका मतलब ये देखिए, यहाँ समझिए कि यहाँ पे H2 है और निश्चित रूप से H2 क्या किया होगा? ऑक्सीजन को ग्रहण करके H2O बनाया होगा। मतलब यहाँ से लेकर के इसके बीच में यहाँ पे H2 जो क्रिया किया ऑक्सीजन के साथ H2O बनाया, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। ठीक, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब निश्चित रूप से जो बचा हुआ पदार्थ होगा वो अपकरण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए CuO एक ऑक्सीजन को त्याग करके क्या बना दिया? Cu बना दिया। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको कॉपर ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन को त्याग करके क्या बना दिया? Cu बना दिया। इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं बच्चों, समझ में आ गया ना रेडॉक्स अभिक्रिया? कुछ पूछना है कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? अब थोड़ा आपकी बेसिक में आते हैं कि मैं जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कोई तत्व या परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है या एक अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर। है यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर। ठीक है, ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, एग्जाम्पल डिफिनीशन आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीकरण वह विक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ऑक्सीकरण वह विक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण भी क्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल बताइए, आप सभी लोग एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है? सोडियम है। ये सोडियम क्या करेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को? हमेशा याद रखिएगा, सोडियम जो होता है सिर्फ इसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो सिर्फ क्या करेगा? वो एक ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं त्याग कर सकता। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो क्या बना देता है बच्चों? यानी +1 ई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 11 है, यहाँ पे कितना हो गया? 10 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये बता सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई ना। तो याद रखना है आपको कि इसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की यहाँ पे लिख देते हैं हम। सोडियम परमाणु क्या है? ये सोडियम परमाणु है, तो बन क्या गया? सोडियम तो है लेकिन किस रूप में है?
आयन के रूप में। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप बताइए, जैसे लिखा है जेडियन। आप बताइए, जेडियन है और जेडियन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये क्या है तो बच्चों, जिंक परमाणु है। किसका नाम है इसका, जिंक परमाणु है। और ये है कहाँ का, ये डी ब्लॉक का है। और डी ब्लॉक का जो लास्ट वाला आपका जिंक है, मतलब कहना चाहिए कि 3D श्रेणी में ही सबसे लास्ट में लिखा हुआ है जिंक है। तो ये जिंक नाम है इसका, जिंक परमाणु के रूप में है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो हमेशा देखिए बच्चों, Zn2 पॉजिटिव मिलता है। किस प्रकार में मिलता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका अलग हुआ है। तो मतलब क्या बन जाएगा इसका, जिंक आयन। क्या बन जाएगा, जिंक आयन। ठीक, तीसरा पॉइंट होता है आप, एक और है, मान लीजिए Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, Cu पॉजिटिव। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो निश्चित रूप से कितना बताइए यहाँ पे क्या होगा, Cu यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को और त्याग देगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन को और त्याग देगा तो क्या होगा बच्चों, बताइए इसमें, जब एक इलेक्ट्रॉन इससे और निकल जाएगा तो बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो मतलब आप जानते हैं बच्चों, Cu का नाम क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं बोले बल्कि क्यूप्रस आयन बोलेंगे, क्यूप्रस आयन, ऑक्साइड नहीं। और ये क्या बन गया, क्यूप्रिक आयन। एक नाम और निकल के आ गया आपका, Cu पॉजिटिव जब रहता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, क्यूप्रस बोलते हैं। और अगर Cu2 पॉजिटिव निकल के आए तो क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। ठीक, ये रहा आपका। चलिए मिटा दें इसको, समझ में आ गया हो ना, ऑक्सीडेशन मतलब समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, यदि वो क्या करता है, त्याग करता है, निकाल देता है अपने से, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, रिडक्शन की जब बात होगी, इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा। अपचयन क्या होगा, वहां पे अपचयन होगा। देखिए कैसे अपचयन होता है। रिडक्शन क्या की डिफिनेशन क्या होगी बच्चों इसकी, तो उसी का जस्ट उल्टा है, तो मतलब कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वही होगा। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसमें परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी हो जाती है। अभी उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ करती थी, लेकिन इसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। समझ में आ गया ना। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करेगा तो क्या बोलेंगे, अपचयन कहते हैं। और अपचयन में कैसा एग्जाम्पल होगा, देखिए जैसे मैं इसको मिटा दूं, चलिए देखिएगा, अभी अभी आपके सामने एग्जाम्पल मैं दूंगा और वह क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, अपचयन ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं उसी की इधर साइड लिखूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, देखिए क्या है, मान के लिए यहाँ पे Na पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे दूंगा तो क्या बनाएगा बताइए पहले आप। मेरे पास यहाँ पे Na पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मैं दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो वहाँ पे गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और एक इलेक्ट्रॉन में जब इसको दे दूंगा तो बन क्या गया, Na बन गया। तो ये क्या था पहले, सोडियम आयन, तो बन क्या गया, सोडियम परमाणु बन गया। आया समझ में कि नहीं आया। आप तो बना लेंगे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो बना लेंगे ना, क्योंकि यदि मान के चलिए इनके पास निश्चित रूप से कमी है। आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि मतलब फिट करिए कि अगर मान लीजिए किसी भी परमाणु
कोई भी परमाणु हो, यदि उसके ऊपर कोई भी आयन लगा हो, कोई का मतलब पॉजिटिव आयन हुआ है, पर नेगेटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव आयन है तो निश्चित रूप से क्या होगी बच्चों, कमी होगी, और अगर नेगेटिव आयन है तो अधिक है, अधिक मात्रा में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना इतना। तो आप क्या करेंगे, आप मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल ये बनाइए, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 e इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना है। यह क्या है, जिंक आयन, जिंक आयन है, जिंक परमाणु बन गया। मैं Mg की बात करता हूँ, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 e इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 e इलेक्ट्रॉन तो क्या बच्चा है, बन जाएगा यहाँ पे Mg बनेगा। तो मतलब समझ में आ गया होगा, ये क्या है आपका मैग्नीशियम आयन के रूप में है, और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम परमाणु के रूप में बन गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ऑक्सीकरण और अपचयन आपके समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये रहा आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। बहुत सारी मैं आपको जानकारी दे दिया ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में, अच्छे से आप पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ये बचा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, क्यूप्रस कब बोलते हैं, क्यूप्रिक कब बोलते हैं, तो 2 मिनट इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। नाम पूछा जाएगा क्यूप्रस का तो बताएंगे क्यूप्रिक का, और फिर पेपर में भी आता है तो उसमें भी डाउट होता है और गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा लॉजिक के अनुसार बताऊंगा। जैसे मेरे पास लिखा है CuO और Cu2O, हम पहले से जानते थे कि इसका नाम क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और हम पहले से जानते थे कि इसका नाम क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्यों है, तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम निकालेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, यानी CuO, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं बच्चों उसको क्या मानते हैं, X। तो हम क्या लेंगे, Cu बराबर X ले लिए, X प्लस O, कितने O हैं, मतलब कहना चाहिए कि Pu X मान लिया, और यहाँ पे O है, और एक ऑक्सीजन कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, -2 इक्वल 0 हो गया। तो X -2 इक्वल 0, तो X इक्वल 2 आया, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई इसकी, 2 आई। इसमें कितना निकल के आया, 2। अब चलिए इसकी बात करता हूँ सेकंड नंबर की, तो Cu2O, अब इसको ऑक्सीकरण संख्या मानेंगे तो हम तो क्या 2X मान लेंगे, 2X प्लस एक ऑक्सीजन मेरे पास है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों नहीं लिखा जाता है, यह लिखा जाता है कि एक ऑक्सीजन है तो 1 लिख दिया और उसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2X होगा प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, लेकिन कितने, एक ऑक्सीजन में कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, -2 बराबर 0। तो आपका 2X -2 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, 2X इक्वल 2 हो जाएगा। तो X इक्वल 2/2 इक्वल 1, मतलब क्या निकल के आया, X में आया 1। अब इसको समझिए, अपने माइंड में इसको फिट करिए कि मतलब कहना चाहिए कि यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या यदि कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। क्या ना, इसका नाम तो मैं पहले बताया ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा भी है क्यूप्रिक, ये क्या है, क्यूप्रस। तो अब आप अपने माइंड में ये बैठाइए कि जिसमें ऑक्सीकरण संख्या कम आए उसका नाम हम क्यूप्रस लेंगे, और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या मान अधिक आए उसको हम क्यूप्रिक लेंगे। ठीक है, समझ, ये देखिए समझ में आ गया ना। यहाँ पे 2 है तो मैंने क्यूप्रिक का उपयोग किया, यहाँ पे 1 है क्यूप्रस, या बाकी इसके आगे लिख लीजिए क्यूप्रिक ऑक्साइड। समझ में आ गया। इसी के आधार पर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से सभी का उपयोग कर लेंगे और सब निकाल लेंगे। देखिएगा, अब एक आपके सामने क्या लिखा है, यहाँ पे Cu लिखा हुआ है, इसको मिटा दूं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, चलिए इनको निकाल के देखते हैं। ये क्या लिखे हैं, 1 2 3 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, Cu पॉजिटिव 1 लिखा हुआ है, और इसका 4 नंबर है Cu2 पॉजिटिव लिखा हुआ है। हम पहले से जानते हैं कि इसका नाम क्यूप्रस आयन है, तो प्रूफ करके देखते हैं क्या सही है। अभी ऑक्सीडेशन निकालते हैं, चलिए निकालिए पहले का, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, इसका निकाल रहे हैं Cu पॉजिटिव, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हैं उसको X मानेंगे ही, तो ये देखिए X मान लिया। और डायरेक्टली क्या होता है बच्चों,
जिसके ऊपर जितने आयन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ठीक है ना? मतलब अगर Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो हम उसको डायरेक्ट मानते हैं Mg बराबर x और उसके बराबर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाता है। XYZ हम किसको निकाल के बताएं आपको? CuFO4 2 नेगेटिव। अच्छा, इसको निकाल के देखते हैं। FO4 2 नेगेटिव, ये लिखा है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको तो हम x मान लिए प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन में कितने नेगेटिव? -2। अब यहाँ बराबर के बाद क्या है? ये -2 है तो यहाँ पे -2 लगा देंगे। ठीक है, अगर +2 होता तो +2 लगा देते। और कोई भी संपूर्ण तत्व या यौगिक होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। XYZ H2O क्या हो? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा H2O में O की कितनी है तो कोई ना कोई मान आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे FO4 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव जो बराबर के बाद उधर गया है, इसी प्रकार से हम यहाँ भी मान लिए X बराबर सीधे +1। ठीक है, इसको देखिए Cu, ये पहला हो गया। दूसरे नंबर Cu2 पॉजिटिव बराबर 2 कर दीजिए, +2 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया, आप यहाँ लिख लीजिए। Cu में कितना निकल के आया? +1। Cu2 में क्या निकल के आया? +2। तो क्या होगा बच्चों? ये सब ऑक्सीडेशन नंबर है, आप दिमाग लगा लिए होंगे। यदि Cu2O था और ऑक्सीडेशन संख्या 1 आया था तो इसका नाम था क्यूप्रफ, अगर 2 आया था तो क्यूप्रिक। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? 1 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रफ। ये देख लीजिए पहले से लिखा हुआ है क्यूप्रफ आयन, ये इसका भी होगा क्यूप्रफ आयन। मतलब अब आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि यदि ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर 1 आता है और तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रफ। और ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर यदि 2 आता है तो उसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, यदि 2 और 3 आ जाए तब क्या करेंगे? तो 2 और 3 आ जाएगा तो अब ये देखिए कि ज्यादा कौन है और कम कौन है। कम होगा तो क्यूप्रफ, अधिक होगा तो क्यूप्रिक। कम होगा तो क्यूप्रफ, अधिक होगा तो क्यूप्रिक। 2 अधिक है कि 3? निकाल लीजिए आप। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है बच्चों। इसी प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा किसका नाम क्यूप्रफ होगा, किसका नाम क्यूप्रिक होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाउट होता है। मैग्नस कब होगा, मैग्निक कब होगा, फेरस कब होगा, फेरिक कब होगा। इसको आप पढ़िएगा और कमेंट्स कीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? चलिए इसका भी नाम थोड़ा लिख देते हैं। वो लिखा है, पहली बात तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बोलेगा क्यूप्रस आयन, और क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक आयन। पेपर में आ चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर और आयन के आधार पर मैंने बता दिया। तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप भी देखिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बच्चों आपके पास वीडियो जाता है तो आप देखते नहीं हैं। लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन अपना टाइम सिर्फ पढ़ने में दीजिए तो और ज़्यादा अच्छा होगा हमारे तरफ से। यदि आप बेफालतू टाइम लॉस नहीं करेंगे, सिर्फ अगर पढ़ाई में ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आप समझदार हैं, 12th के छात्र हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ प्रॉब्लम हो पूछिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।